अब हम अपने दूसरे मित्र अर्पित से बात करेंगे जो कि हमें बताएंगे कि बीए में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। तो अर्पित, क्या आप अपने बारे में बता सकते हैं कि आपका करियर डेवलपमेंट किस किस तरीके से हुआ है? तो कमलेश, टेंथ में जैसे यूजुअली लोगों के साथ होता है, मैं भी अपने करियर चॉइस के बारे में काफ़ी कंफ्यूज था। साइंस इंजीनियरिंग या इकोनॉमिक्स दोनों में ही मुझे इंटरेस्ट था। तो मैंने 11th में साइंस के साथ साथ इकोनॉमिक्स के लिए ऑप्ट किया और ऑप्शन अवेलेबल था सीबीएसई बोर्ड में, तो मैं 12th तक दोनों ऑप्शन लिया। 12th के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे इकोनॉमिक्स आगे परसू करना है। उसके बाद मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लिया और 3 साल मैंने इकोनॉमिक्स परसू किया। उसके बाद मैंने 2 साल एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ जॉब किया जहाँ मेरा ऑपरेशनल रोल था मेनली, एंड आफ्टर दैट मैं एमबीए करने के लिए यहाँ आ गया। तो वही छोटे में मेरा करियर रहा है अब तक। तो काफ़ी अच्छा करियर आपका अभी तक चला है। तो मैं जानना चाहूँगा पीछे आपके 3 साल बीए की पढ़ाई में, तो उस समय जब आप बीए की पढ़ाई कर रहे थे तो आपने करियर अपॉर्चुनिटीज़ देखी, तो कौन कौन से ऑप्शंस आपने देखे थे उस टाइम पे? तो फर्स्ट ईयर में जब आते हैं आप, तो काफ़ी सारी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं एक बीए स्टूडेंट्स के पास। लॉ होता है, जर्नलिज्म होता है, फिर आप हायर स्टडीज़ करने जा सकते हैं, एमएस करने जा सकते हैं, इंडिया में भी होता है, बाहर भी आप जा सकते हैं। और आप अपना फैमिली बिजनेस तो आप शुरू कर सकते हैं, टीचिंग सेक्टर में आप जा सकते हैं, और अलग अलग जो भी आप डिसाइड करेंगे उसके लिए अलग अलग तरह की प्रिपरेशंस होती हैं जो आपको आगे परसू करनी रहती है। तो मेरा पर्सनल एग्जांपल अगर मैं दूँ तो मतलब 3rd ईयर में पहुंचने के बाद मैं एक डिलेमा में था कि मुझे हायर स्टडीज़ करनी है इकोनॉमिक्स में या जॉब लेना है। तो मैंने ढूंढना शुरू किया कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होंगे मेरे पास हायर स्टडीज़ के लिए, और मेरे को इकोनॉमिक्स में किसी एक स्पेसिफिक एरिया में मास्टर्स करना था जो कि इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है। इंडिया में काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट्स, JNU, IGIDR, सिम्बोयसिस, जिनमें दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जिनमें काफ़ी अच्छे कोर्सेज अवेलेबल हैं इकोनॉमिक्स के लिए, पर वो काफ़ी जनरलाइज्ड हैं। मुझे स्पेसिफिकली माइक्रो या मैक्रो इकोनॉमिक्स में आगे परसू करना था। तो फिर मैं US और UK के स्कूल्स देखने लगा, वहाँ पे भी काफ़ी स्कूल्स हैं, बट फिर प्रॉब्लम फंडिंग का होता है, क्योंकि UK में और US में पढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा अमाउंट आपको चाहिए होता है। जो पैसा उस टाइम पे मेरे पास, जो फंड्स उस टाइम पे मेरे पास नहीं थे। हालांकि स्कॉलरशिप मिलती है बट काफ़ी लिमिटेड होती है। तो UK में कम से कम 20 से 25 लाख आपको 1 साल या 15 महीने की कोर्स के लिए चाहिए होता है, और US में उससे ज़्यादा लगता है। तो उस टाइम पे फिर मैंने MS एक्सप्लोर किया था एक फील्ड, पर मुझे कहीं लगा कि इंडिया में जो कोर्सेज ऑफर्ड है उसमें मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगा। तो मैंने सोचा कि 2 साल जॉब किया जाए और एक्सपीरियंस लिया जाए, और उसके बाद किसी डिसीजन पे आप पहुंचा जा सकता है। तो बहुत अच्छा लगा कि आपने इंडिया से बाहर कुछ कोर्सेज करने का सोचा था। तो क्या आप ये बताएंगे कि जो ये इंडिया से बाहर की अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो उसके बारे में आपको कैसे पता चला? तो इंडिया से बाहर की अपॉर्चुनिटीज़ कॉलेज आने के बाद मुझे पता लगना शुरू हुई। मेनली प्रोफेसर्स, हमारे लेक्चरर्स से बात होती थी, फिर उन लोगों से काफ़ी जानकारी मिलती थी। दूसरा था कि जो दोस्त थे वो लोग भी काफ़ी खोजबीन कर रहे थे कि कहाँ क्या अपॉर्चुनिटी है, कैसी है, तो आपस में बात करके भी काफ़ी कुछ पता लगा। और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स था इंटरनेट, जिसमें मैंने ढूंढना शुरू किया, सर्च किया यूनिवर्सिटीज़। तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की अपनी अपनी वेबसाइट्स होती है, और कुछ वेबसाइट्स ऐसी भी होती है जिनमें सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में डेटाबेसेस होते हैं। तो आप एक्सेस कीजिए, आप देखिए कोर्सेज़ क्या क्या ऑफर्ड होता है, किस किस टाइम पे ऑफर्ड होता है, और उस कोर्स का डिस्क्रिप्शन क्या होता है। तो इंटरनेट मतलब लेक्चरर्स के थ्रू आपको एक फीडबैक मिल सकता है कि प्रैक्टिकली कोर्स कितना वायबल है या कैसा रहेगा, बट इंटरनेट के थ्रू आपको फैक्चुअल डेटा बहुत अच्छा मिल सकता है कि कोर्स में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो आई थिंक ये सोर्सेज से मुझे काफ़ी हेल्प मिली जानने में कि बाहर में क्या क्या अवेलेबल है। इसके अलावा काफ़ी सारे सेंटर्स भी हैं जो यूनिवर्सिटीज़ ने खोल रखे हैं इंडिया में भी नॉलेज के लिए। इवन ब्रिटिश काउंसिल में जाके मुझे UK के बारे में स्पेसिफिकली
काफ़ी कुछ पता लगा कि कौन कौन से स्कूल्स हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो yeah. तो इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है, आपने बोला कि फंडिंग की प्रॉब्लम होती है और स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना होता है, तो क्या आप ये बताएंगे कि स्कॉलरशिप्स के बारे में कैसे पता किया जा सकता है और उनके लिए क्या क्राइटेरिया होता है? जी, तो स्कॉलरशिप्स इंडिया से बाहर जाने के लिए अगर आप जानना चाहें तो काफ़ी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्लस अलग अलग कंट्रीज़ की गवर्नमेंट होती है, वो स्कॉलरशिप्स देती हैं। उसके बाद कॉर्पोरेट सेक्टर स्कॉलरशिप्स भी है आपके पास कुछ कुछ, तो जैसे टाटा का स्कॉलरशिप होता है, बिरला का स्कॉलरशिप होता है, फिर जर्मनी में आपका डार्ट करके एक स्कॉलरशिप होता है, अलग अलग स्कॉलरशिप्स हैं। फिर और हालांकि सारा अमाउंट नहीं देती, कुछ स्कॉलरशिप 50% फंड करती है, कुछ 80%, कुछ पूरा अमाउंट। पर इसकी जानकारी आपको इंटरनेट के थ्रू ही मिल सकती है, जो कि प्राइम सोर्स है। तो आपको अलग अलग, जब आप कॉलेज की यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट विज़िट करेंगे तो वहाँ पे आपको जानकारी मिलती है कि कौन सी इस कोर्स के लिए कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स आपके लिए अवेलेबल हो सकती है। उसके अलावा आप दूसरी अब स्कॉलरशिप्स की पर्टिकुलर वेबसाइट्स पे जा सकते हैं और सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे, तो वो एक प्राइमरी मीडिया है। दूसरा होता है कि अगर आप लोगों को जानते हैं जो कोर्सेज़ ऐसे कर रहे हैं, तो मेरे कॉलेज में कुछ सीनियर्स थे जो इस तरह के कोर्सेज़ आगे परसू कर रहे थे, ऐसे लोगों को जानते हैं तो उनके थ्रू भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलता है, क्योंकि स्कॉलरशिप जेनरिक नहीं होती। एक ऐसा नहीं होता कि एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम हो या एक पर्टिकुलर टेस्ट है जिसको देके सारी स्कॉलरशिप को एक्सेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। स्कॉलरशिप काफ़ी डिसएग्रीगेटेड होती है, अलग अलग होती है। तो उसके लिए आपका जानना ज़रूरी है कि आप जो कोर्स करना चाहते हैं उस कोर्स के लिए कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, जो सबसे अच्छी तरीके से या तो इंटरनेट से या कोई और आपका मित्र या आपका सीनियर, कॉलेज सीनियर जो कोर्स कर रहा हो या जिसने कोर्स के बारे में जानकारी ली हो, उससे ये इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं। और आई थिंक वही बेस्ट सोर्स रहेगा आपके लिए। क्राइटेरिया के बारे में बात करना चाहें तो 3 क्राइटेरिया मेनली होता है। सबसे पहले होता है आपका एकेडमिक बैकग्राउंड। तो एकेडमिक बैकग्राउंड में जनरली आपका पास्ट परफॉर्मेंसेस कैसी रही है और वो देखा जाता है। कुछ के लिए कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट्स भी होते हैं, तो वो पहला सेक्शन रहता है। दूसरा फोकस रहता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपका कॉलेज में जो एक्टिविटीज़ होती है वो तो जो कॉलेज ऑर्गेनाइज़ करता है या स्कूल ऑर्गेनाइज़ करता है वो एक पार्ट होता है। दूसरा कि जो आप इनिशिएटिव लेके ऑर्गेनाइज़ की जाती है, जैसे कॉलेज के फेस्ट ऑर्गेनाइज़ होते हैं, अलग अलग एनजीओ के साथ आप वॉलंटियर करते हैं और वो सब चीज़ें, तो वो आपको एक अलग एक्सपीरियंस देती है। और वो स्कॉलरशिप में स्कॉलरशिप के लिए जो आप एसेज वगैरह लिखते हैं उसमें काफ़ी काम आता है। तीसरा क्राइटेरिया जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगा है स्कॉलरशिप के लिए वो है कि आप फ्यूचर में आपको वो स्कॉलरशिप कैसे हेल्प करेगा वो कोर्स, और या रादर आई से कि वो कोर्स आपको कैसे हेल्प करेगा ये आप एक्सप्लेन करते हैं। तो उनका आइडिया ये रहता है जानने का कि आप ये कोर्स खाली कोर्स के लिए नहीं कर रहे हैं, पर आपका कोई लॉन्ग टर्म प्लान है करियर में, और ये कोर्स आपको एक सीढ़ी की तरह है कि जो आपको उस करियर को अचीव करने में हेल्प करेगा। तो जनरली स्टेटमेंट ऑफ पर्पस करके कह के हम लोग कहते हैं, एक ऐसे लिखना होता है जिसमें आप ये तीनों चारों चीज़ें बताते हैं डिटेल में हर एक स्कॉलरशिप ऑर्गेनाइजेशन को, और उसके बेसिस पे वो आपको इवैल्यूएट करती हैं। एंड अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेट करते हैं तो दे गिव यू द स्कॉलरशिप्स। अच्छा, तो अभी आपको पास आउट हुए 2 साल हो चुके हैं अपने कॉलेज से, और आपके बैचमेट्स आपके बीए के दौरान काफ़ी करियर अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर रहे होंगे, तो क्या आप बता सकते हैं कि जो आपके बैचमेट्स थे वो कौन कौन से फील्ड्स परस्यू कर रहे थे और अभी कहाँ कहाँ पे हैं? तो जैसा मैंने बताया आपको कि हम लोग सब अलग अलग चीज़ें ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, हमें ज़्यादा पता नहीं था उस समय, तो काफ़ी डाइवर्स जगह गए हैं कुछ दोस्त। तो जैसे जर्नलिज़म मैंने बताया, एक दोस्त मेरा जर्नलिज़म में इंटरेस्टेड था तो वो जर्नलिज़म परस्यू करने गया। कुछ फ्रेंड्स मेरे लॉ में इंटरेस्टेड थे, तो इकोनॉमिक्स के साथ आप जब लॉ की डिग्री लेते हैं तो आपका कॉर्पोरेट लॉ में आपको अच्छा स्कोप ऑफ़र होता है, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है। फिर कुछ फ्रेंड्स थे जो फैमिली बिजनेस परस्यू करने गए थे, एंड 2-3 साल का एक्सपीरियंस ले रहे हैं फैमिली बिजनेस में, ताकि आगे डिसाइड करें कि उन्हें उसको एक्सपैंड करना है, ऑल्टरनेट करियर ढूंढना है।
कुछ लोग टीचिंग के लिए गए हैं, हायर स्टडीज़ के लिए गए हैं, PhDs के लिए गए हैं। फिर जैसा कि राहुल ने भी बताया, एक्चुरियल साइंस भी एक इमर्जिंग फील्ड है अभी, तो उसके लिए भी जिनका क्वांटिटेटिव जिनका क्वांट काफ़ी स्ट्रॉन्ग था वो एक्चुरियल साइंसेस के लिए भी गए हैं। बट कुछ इंटरेस्टिंग लोग थे जो खुद का बिज़नेस शुरू करना चाहते थे सिंस कॉलेज, और वो लोग ने कुछ दोस्तों ने कॉलेज में ही शुरू कर दिया था और कुछ लोग कॉलेज के बाद जाके शुरू किए, बट उन्होंने एक अलग पाथ चूज़ किया अपने लिए और वो अपना बिज़नेस शुरू करा एंड दे आर परसुइंग इट राइट नाउ। सो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ थी, अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लोगों ने डिसाइड किया कि उन्हें ये करना है और फिर उसके बाद वो उसको परसू करने के लिए गए। और इस करियर की दौड़ में जैसे हमें हर करियर के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो उससे रिलेटेड जो तैयारी होती है वो आप लोगों ने किस तरीके से की? ज़रूर। तो पहली बात कि सबसे पहले अलग अलग एंट्रेंस अलग अलग फील्ड्स के लिए बहुत डिफरेंट एंट्रेंसेस होते हैं, और कुछ में एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, कुछ में सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़ आपकी टेस्ट की जाती है, कुछ में कम्युनिकेशन स्किल्स टेस्ट की जाती है, कुछ में करियर गोल्स देखे जाते हैं। तो वो प्रिपरेशन अलग अलग होता है, बट उससे पहला स्टेप होता है कि आप किस में इंटरेस्टेड हैं, किस करियर में इंटरेस्टेड है, वो आपको आइडेंटिफाई करना होता है। अगर सब उसके बाद सेकंड स्टेप होता है, जैसा आपने पूछा था इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन आप गैदर करते हैं कि क्या क्या स्किल्स बहुत ज़रूरी है उसमें के लिए, और वो स्किल्स आप डेवलप करना के लिए आगे बढ़ते हैं। एंड देन थर्ड कम्स द एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो लॉ के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट लिए जाते हैं, MBA के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। तो 2-3 अप्रोचेज़ अगर आप फॉलो करें तो काफ़ी हेल्प मिलती है। सबसे पहले एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए ग्रुप स्टडी करना, क्योंकि आपकी हर बंदे की अलग वीकनेसेस होती है। तो आप हो सकता है किसी पर्टिकुलर एरिया में आप बहुत स्ट्रांग है, बट कोई एरिया ऐसा होगा जिसमें आप वीक हैं और उसमें आपको सपोर्ट चाहिए। तो जब आप 4 लोग मिलते हैं तो एक सिनर्जी जनरेट होती है कि किसी का कोई एरिया स्ट्रांग होता है, किसी का कोई एरिया स्ट्रांग होता है, नए तरीके सीखने को मिलते हैं क्वेश्चंस के, और इस तरीके से। सिमिलरली कम्युनिकेशन स्किल बेस्ड टेस्ट होते हैं जिनमें इंटरव्यूज़ वगैरह लिए जाते हैं, तो उसके लिए भी आप ग्रुप स्टडी करें तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। अगर आपको लगता है कि आप किसी एरिया में आपको सपोर्ट चाहिए, बहुत वीक है आप और आप ये नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कोचिंग भी ले सकते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में। तो हाँ, तो कोचिंग की बात करते ही फिर एक ख्याल ये आता है कि जैसे स्टूडेंट्स बहुत अलग अलग जगहों पे रहते हैं, कहीं पे कोचिंग की फैसिलिटी नहीं होती है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कोचिंग ज़रूरी होती है? मैं ये कहूँगा कि कोचिंग बिल्कुल ज़रूरी नहीं होती है। कोचिंग, जैसा मैंने अभी आपको बताया, कोचिंग हेल्प करता है रेगुलरिटी लाने में, कोचिंग हेल्प करता है आपको कोई सब्जेक्ट वीक है तो आपको उसको सपोर्ट करने में, बट आपका कमिटमेंट अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपको रेगुलरिटी लाने के लिए कोचिंग की ज़रूरत नहीं होगी, आप खुद ही वो रेगुलरिटी ला सकते हैं। रिगार्डिंग आपका वीकनेसेस को ओवरकम करने के लिए तो आप ग्रुप्स बनाइए, आपके दोस्त होंगे। कॉलेज तो सबसे अच्छी जगह होता है जहाँ लाइक माइंडेड पीपल आपको आसानी से मिल जाते हैं। कुछ ना कुछ 3 या 4 लोग आपको आराम से मिलेंगे जो आप ही के एरिया में इंटरेस्टेड होंगे, उनके साथ ग्रुप बनाइए, साथ में पढ़ाई कीजिए। तो जो आप ग्रुप में पढ़ाई करेंगे वो आपको अपनी वीकनेस ओवरकम करने के लिए मतलब कॉम्पेंसेट करेगा, आपको हेल्प करेगा कि आप अपनी वीकनेस ओवरकम कर पाएँ और उस एरिया को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर पाएँ। तो यही है। तो मैं कहूँगा कि आप कोचिंग ले सकते हैं तो ठीक है, बट अगर नहीं ले सकते तो मैं नहीं मानता कि बहुत ज़रूरी है कोचिंग। और जैसे कि अभी राहुल ने भी बताया था कि इंटर्नशिप के बारे में, तो ज़्यादा BA कॉलेजेस में अगर हम देखें पूरे इंडिया में तो इंटर्नशिप प्रोग्राम कुछ स्ट्रक्चर्ड नहीं होता, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सहमत हूँ आपके पॉइंट से कि इंटर्नशिप प्रोग्राम अभी स्ट्रक्चर्ड नहीं है कॉलेजेस में। कंपनीज़ भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती हैं, प्लस स्टूडेंट्स का भी स्किल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है आफ्टर फर्स्ट और सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज कि आप कुछ इफेक्टिव वैल्यू ऐड किया जाए। बट मुझे ये लगता है कि इंटर्नशिप एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है आपके कॉलेज एजुकेशन की, और वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बताता है कि जो आपको एक्चुअली एक्सपीरियंस करने देता है। आई वुड से कि आपका फ्यूचर में जो आप ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है।
तो आप हो सकता है पढ़ के जानकारी लेके अपने एक्सपीरियंस से, अपनी स्ट्रेंथ से आइडेंटिफाई कर ले कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और ये मुझे इंटरेस्ट है इस करियर में। बट इंटर्नशिप करने से आपको पता लगता है कि वाकई में क्या स्किल्स चाहिए होती है वहाँ पे, क्या एक्सपेक्टेशंस होती है, काम क्या होता है वहाँ पे, और क्या आपको डेवलप करना है ताकि आप वहाँ तक पहुँच पाएँ। तो एक ओवरऑल एक्सपीरियंस मिलता है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि अभी कॉलेजेस में इंटर्नशिप लेना मुश्किल है, बट मैं ये कहूँगा कि आप अपनी साइड से इनिशिएटिव लीजिए, कंपनीज़ को अप्रोच कीजिए, डोर टू डोर भी जा सकते हैं आप, कंपनीज़ को अप्रोच कीजिए, अनपेड इंटर्नशिप्स लीजिए, क्योंकि अभी कॉलेज में आपके लिए जो क्या वैल्यूएबल है कि वो एक्सपीरियंस। सो आप अनपेड इंटर्नशिप्स भी ले सकते हैं टू विद द कंपनीज़। अगर वो नहीं हो पाता है तो सोशल इंटर्नशिप्स लीजिए। नरेगा के साथ सोशल ऑडिट प्रोग्राम्स हैं आपके, फिर बहुत सारी एनजीओज़ ऑपरेट करती है जो सोशल इंटर्नशिप्स देती है। क्राई है, जोश है, यूथ टास्क फोर्स है। आपके लोकल एरिया में आप फाइंड आउट कीजिए एनजीओज़ को और उनके साथ इंटर्नशिप कीजिए। वो आपके लिए एक वैल्यूएबल एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि एक तरफ कॉर्पोरेट इंटर्नशिप आपको कॉर्पोरेट सेक्टर का एक्सपीरियंस दे देती है, बट सोशल सेक्टर का एक्सपीरियंस आपको सोशल इंटर्नशिप से ही मिलता है। तो आपको एक बेटर चॉइस फॉर्म करने में हेल्प करता है। दूसरा, अगर आपने चॉइस फॉर्म कर ली है तो आपको उसके बारे में श्योरिटी बताता है, श्योरिटली पता कर सकते हैं आप कि वाकई में क्या होने वाला है और क्या मेरा एक्सपीरियंसेस रहेंगे फ्यूचर में। तो उसका एक ग्लिम्स मिल जाता है आपको इंटर्नशिप के थ्रू। तो मैं कहूँगा काफ़ी ज़रूरी है इंटर्नशिप, और प्रोएक्टिवली आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए टू गो फॉर एन इंटर्नशिप, क्योंकि कॉलेज के दौरान 2 साल आपके पास टाइम होता है समर वेकेशंस में, जिसको आप इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ होने के बाद अभी आप एमबीए के छात्र हैं, तो आपने एमबीए करने का डिसीजन कैसे लिया? एमबीए तो 2 साल में जॉब में था। मैं आपको बताया था कि मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा रहा है जब मैं क्लियर नहीं था, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी। कभी लगता था बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, कभी लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। तो मैं खुद भी क्लियर नहीं था, थोड़ा थोड़ा सोच रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था। फिर मैं जॉब में गया, 2 साल वहाँ काम करके मुझे रियलाइज़ हुआ कि सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़ है मेरे पास, बट एक कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग रोल्स होते हैं, एचआर, फाइनेंस, ऑपरेशंस, जिनकी जानकारी नहीं थी मेरे पास। तो एमबीए प्लस मैनेजमेंट आपका एजुकेशन आपको फ्यूचर के लिए भी ज़रूरी होता है जब आप मैनेजरियल रोल्स में जाएं। तो मैंने रियलाइज़ किया कि एमबीए एक कोर्स है जो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे ऑफ़र कर सकता है, ये सारी नॉलेज मुझे दे सकता है। दूसरा कि कहीं मेरे दिमाग में ये भी है कि आगे चल के शायद मैं अपना बिज़नेस शुरू करना चाहूँ।